गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारा विचारक चल रहा था जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो जो कि एक समझौतावादी विचारक थे। पिछली वीडियो में मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। यानी जीन जैक्स रूसो यानी उनके विचार ऐसे कैसे हुए, और आज हम करेंगे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसमें यानी समझौता या अनुबंधवादी एक ही बात है। इसमें हम पहला करेंगे मानव स्वभाव। यानी थोड़ा बहुत तो और भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था। अब हम देखेंगे कि रूसो के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था। यानी इसको बढ़ाने के लिए हम ऐसे कहेंगे, पहले होब्स का लिखेंगे जो कि एक समझौतावादी विचारक थे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। फिर अपन ने लोग किया और अब हम रूसो करने जा रहे हैं। और इसमें क्या है, यानी होब्स ने क्या कहा कि मानव स्वभाव क्या है, गंदा है, बर्बर है, क्षणिक है, निरंतर लड़ता झगड़ता रहता है, और क्या है, अपने स्वार्थ की ही सोचता है और शक्तिशाली लोगों ही अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं। यानी क्या था, मनुष्य न्याय की स्थिति थी। इसके विपरीत लोग ने कहा कि मानव स्वभाव क्या था, बहुत अच्छा था। यानी सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। यानी इसके साथ ही क्या है, स्वर्ग जैसी अवस्था थी। उसके पश्चात हम आते हैं, रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में कैसा वर्णन किया है। यानी रूसो ने इन दोनों से भिन्न, यानी इन दोनों के मध्य मार्ग अपनाया है। और उन्होंने क्या कहा है कि मानव स्वभाव बहुत ही अच्छा और क्या है, नैतिक रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि मानव स्वभाव के बारे में सभी सद्गुणों से पूर्ण और नैतिक मानना है। यानी आप ये चीज ध्यान रखोगे, होब्स और लॉक की तुलना करने के बाद रूसो ने मानव स्वभाव को यानी क्या माना है, पूर्ण सद्गुणों से युक्त और नैतिक माना है। यानी दो चीजें याद रखोगे, पूर्ण सद्गुणों से युक्त और नैतिक माना है। यानी क्या है, मनुष्य में सभी अच्छे गुण हैं और वह नैतिकता उसमें विद्यमान है। और क्या है, मनुष्य क्या है, परस्पर प्रेम, सहयोग और दया और सहानुभूति से रहते थे। और दूसरा इसमें क्या है, उसने मनुष्य को क्या है, आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है। आदर्श बर्बर यानी क्या है, पशुतुल्य जीवन था। इसको हम आदर्श बर्बर भी कह देते हैं। और क्या है, निष्पाप, यानी उसके मन में कोई पाप नहीं था। यानी क्या है, नैतिकता के गुणों से युक्त था। ऐसे उसने मानव स्वभाव के बारे में चर्चा की है। किसने, रूसो ने। इस प्रकार उसने एक क्या कहा है कि एक आदर्श बर्बर और निष्पाप मनुष्य का जो मानव स्वभाव है, और साथ ही वो क्या है, नैतिकता से गुणों से युक्त है। साथ में ही उसने क्या कहा, आत्मरक्षा और सुख की प्रवृत्ति और दया की प्रवृत्ति। यानी क्या है, उसने क्या कहा, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, सुख की प्रवृत्ति और साथ में तथा दया की प्रवृत्ति। यानी इस प्रकार उसमें यानी दो गुणों की अधिकता थी, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति यानी अपनी रक्षा के लिए, दूसरा सुख की प्रवृत्ति और दया की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार मानव स्वभाव में यानी रूसो के अनुसार हमारे सामने ये बातें उभरकर सामने आई कि मनुष्य को उसने क्या है, मानव स्वभाव को क्या है, पशुतुल्य और निष्पाप बताया है। दूसरा वह पूर्ण सद्गुणों से युक्त और उसे नैतिक माना है। यानी मनुष्य को उसने क्या है, आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है। अगर आपसे पूछा जाए कि होब्स, लॉक और रूसो में से मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है, तो आप क्या मेंशन करोगे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो।
करेंगे जैसे हमने होश और लोक में किया, यानी मानव स्वभाव के बाद हम आते हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो ने क्या कहा है। बी नंबर हमारा यानी प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। इसमें भी हम यानी होश और रूसो की यानी लोक की तुलना करते हुए यानी रूसो के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्राकृतिक अवस्था में उसने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या है, यानी इधर उधर भटकता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता रहता था। यानी रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था में तो होश की तरह यानी क्या थी, अराजकता की अवस्था थी, और वह ही रूसो की तरह शांति तथा सदिच्छा की यानी क्या है, स्वर्ग जैसी अवस्था थी, बल्कि ऐसी दशा थी जिसमें सब मनुष्य क्या है, एक कहना पशु जैसा जीवन व्यतीत करता था। ये चीज आप ध्यान रखोगे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था, अकेला था, और क्या है, पशु तुल्य जीवन, साथ में निष्पाप भी कह सकते हो, पशु तुल्य और निष्पाप जीवन व्यतीत करता था, व्यतीत करता था। इस प्रकार यानी होब्स ने क्या कहा कि मनुष्य क्या है, परस्पर संघर्ष की स्थिति में रहता था, और लोक ने क्या कहा कि स्वर्ग जैसी अवस्था थी, लेकिन रूसो ने क्या कहा कि मनुष्य अकेला और पशु तुल्य और निष्पाप जीवन व्यतीत करता था। जैसे कि होब्स ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य क्या था, संघर्ष की स्थिति में था। ऐसे में अगर मनुष्य हमेशा संघर्ष की स्थिति में ही रहता तो क्या है, 2 पीढ़ियों के बाद, 1 या 2 पीढ़ियों के बाद यानी ये सृष्टि खत्म हो जाती है। यानी मनुष्य कभी भी इतना संघर्षशील नहीं रहा है। ऐसे कहते हम इसको यानी तुलना करते हुए चलेंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। कैसे थी कि मनुष्य क्या था, यानी नैतिकता से युक्त था। ये चीज हम ध्यान रखोगे, नैतिकता से युक्त था, और उसमें सुख की प्रवृत्ति और दया की प्रवृत्ति साथ में थी। इसके साथ ही उसने क्या कहा कि धीरे धीरे यानी क्या है, उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं सीमित थी, और मनुष्य क्या था, पूर्णतः यानी स्वतंत्र और सुखी था। और इसके साथ ही यानी क्या है, वह एक उत्कृष्ट जंगली का जीवन व्यतीत करता था। उत्कृष्ट जंगली आप कह सकते हो, यानी सुखी था, और उसकी आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं थी। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था, एक उत्कृष्ट जंगली का जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे क्या है, मनुष्य ने क्या कहा, यानी इस प्रकार आदिम अवस्था क्या थी, एक आदर्श अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे यह अधिक समय तक नहीं चल सकी। यानी क्या थी, मनुष्य की आदर्श अवस्था थी, और यह अवस्था क्या है, अधिक समय तक नहीं चल सकी। कैसे, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, संपत्ति का उदय हुआ। ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे। यानी अब तक तो सब प्राकृतिक अवस्था में ठीक चल रहा था, यानी क्या है, आदर्श जीवन व्यतीत कर रहा था मनुष्य, लेकिन यानी कुछ समय पश्चात यानी क्या है, संपत्ति का उदय हुआ। यानी आप क्या कहोगे, संपत्ति का उदय, यानी समझौते या अनुबंध की आवश्यकता रूसो के अनुसार क्यों पड़ी, तो आप क्या कहोगे, संपत्ति रूपी सर्प ने यानी मानव को घेर लिया था, यानी संपत्ति का उदय हो गया था, और क्या है, इससे क्या है, तेरे मेरे की भावना यानी उत्पन्न हो गई थी, और क्या है, जो स्वतंत्रता का और मिलजुल कर जो रहने का उनका जो तरीका था, यानी रहन सहन के तरीके में बदलाव आया, और धीरे धीरे यानी लोगों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर यानी कहा ये जमीन मेरी है। यानी पहले क्या था, घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्थान को घेरकर, यानी मनुष्य ने क्या कहा, ये जमीन मेरी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समझदार और
गई। यानी आप ऐसे कह सकते हो संपत्ति का उदय हो गया और संपत्ति, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे जरूर क्योंकि ये मूल है प्राकृतिक अवस्था का। संपत्ति रूपी सर्प का उदय हो गया और मनुष्य की सुख शांति क्या होगी, काफूर होगी, यानी नष्ट हो गई। यानी वही बात आ गई, संपत्ति के उदय ने मनुष्य की सुख शांति को और दया की भावना को खत्म कर दिया और शक्तिशाली लोग थे जो और दूरदर्शी लोग थे उन्होंने अधिक जमीन हड़प ली और क्या है, कमजोर लोगों के पास भूमि या तो थोड़ी बहुत मिली या मिली ही नहीं। इस प्रकार पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग उत्पन्न हो गए और क्या है, यानी उन दोनों में संघर्ष होना शुरू हो गया। यानी क्या है, जमींदार लोग और किसानों में एक दूसरे के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी और रूसों के जो दो ग्रंथ थे, यानी विज्ञान तथा कला ने यानी नैतिकता के विकास में सहयोग दिया है या नहीं। दूसरा, असमानता की स्थिति, दोनों ग्रंथों का भी यानी इस पर प्रभाव पड़ा और क्या है, रूसों के विचारों पर प्रभाव पड़ा और निर्धनों पर अत्याचार और अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए और लूट, खसोट, चोरी, हत्या, डकैती का बाजार गर्म हो गया और अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए समझौते की आवश्यकता होगी। यानी क्या है, संपत्ति ने जन्म लिया और क्या है, शक्तिशाली और यानी यूं कह लो अमीर और गरीब के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया और क्या है, लूट, खसोट और क्या है, ऐसी यानी डकैती, ऐसी चीजों ने यानी वहां की सुख शांति को क्या है, नष्ट कर दिया और ऐसे में क्या है, समझौते की आवश्यकता पड़ी। यानी क्या है, संपत्ति का उदय हुआ और दो वर्ग बन गए और दोनों वर्गों में संघर्ष के लिए यानी असंतोष ने समझौते को जन्म दिया। अब हम आगे करेंगे इसमें तीसरा यानी समझौता क्या था। अब तक तो हमने किया यानी मानव स्वभाव कैसा था, फिर प्राकृतिक अवस्था यानी कैसी थी, प्राकृतिक अवस्था में भी समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम इसमें तीसरा करेंगे रूसों का समझौता। ये मैं बारी बारी बता रही हूँ, कई बार समझौते की जगह अनुबंध आ जाता है। अनुबंध यानी समझौता सिद्धांत, यानी समझौता का कारण क्या रहा, ये हमने प्राकृतिक अवस्था में जान लिया है कि संपत्ति का उदय हुआ और क्या है, चोरी, डकैती, लूट, खसोट ऐसे मामले बढ़ गए। तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने क्या किया, समझौता किया ताकि वो क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए। कौन सी असहनीय स्थिति, जो हमने पिछले पॉइंट में प्राकृतिक अवस्था में पढ़ी थी। इसमें क्या है, असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए क्या हुआ, यानी राज्य की उत्पत्ति के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर दिया गया। यानी क्या है, इन तीनों ही विचारक जो रूसो विचारक थे उन्होंने समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। तो अब हम सीधा वर्णन पे आएंगे। यानी क्या है, सभी विचारक व्यक्ति एकत्रित हुए और उन्होंने क्या है, अधिकारों का समर्पण किया, किंतु यह अधिकार, यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किया गया। यानी क्या है, आप ये ध्यान रखोगे, यानी अधिकारों का समर्पण किया। यानी समझौता क्या था, आप ये कहोगे सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने क्या है, समझौते द्वारा इस अराजक व्यवस्था का अंत करने का निर्णय किया और अधिकारों का समर्पण क्या है, किसी व्यक्ति, है ना, अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति को ना करके किसको किया है, समाज को, यानी पूरे समाज को समर्पित किया है। इस प्रकार यानी
व्यक्ति को नहीं, किसको सौंपते हैं? समाज को। किसको? समाज को। और समाज को सौंपने के पश्चात क्या है? एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा का निर्माण होता है किससे? समझौते के द्वारा। अगर क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में यूं आ जाता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या कहोगे? रूसो ने समझौते द्वारा सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, राज्य व्यवस्था को, लूट खसोट की व्यवस्था को दूर करने के लिए। और इसमें यानी व्यक्ति ने अपने अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति को नहीं, किसको दिया? समाज को। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। व्यक्ति को नहीं वरन किसको? समाज को दिया। और समाज से ही क्या है? सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ। इसके साथ ही सभी व्यक्ति इस इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। यानी क्या है? सामान्य इच्छा क्या होती है? संपूर्ण समाज की इच्छा। इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हो। सामान्य इच्छा को संपूर्ण समाज की इच्छा, यानी क्या है? संपूर्ण समाज की इच्छाओं का परिणाम या यूं कह सकते हो निचोड़। ठीक है? यानी आदर्श इच्छा, आगे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सामान्य इच्छा आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत, यानी स्वयं रूसो ने ये कहा है कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए क्या है? सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में यानी उसके अधीन कर देता है। और एक समूह के रूप में प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी क्या है? व्यक्ति के रूप में वो अपनी शक्ति समाज को सौंपता है और समाज का सदस्य होने के नाते अपने अधिकारों को वापस भी ले लेता है। इस प्रकार यानी क्या है? यानी सामान्य इच्छा के द्वारा वो अपने अधिकारों को वापस भी प्राप्त कर लेता है जो कि उसने प्राकृतिक अवस्था में खो दिए थे। अब हम आगे करेंगे रूसो के सामाजिक समझौते की कौन कौन सी विशेषताएं उभरकर हमारे सामने आती हैं। अनुबंधवादी सिद्धांत की यानी विशेषताएं। तो विशेषताओं में यानी एक तो आप यूं ही कह सकते हो, यानी व्यक्ति ने अपने अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को सौंपे हैं। और समाज क्या है? आदर्श इच्छाओं का योग है। और क्या है? इसमें रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं। कैसे? प्रथम व्यक्तिगत और दूसरा समूहगत, यानी दो रूप प्रत्येक व्यक्ति के। यानी हमने अब इतना अध्ययन किया मानव स्वभाव के बारे में, प्राकृतिक अवस्था के बारे में, तो प्रत्येक व्यक्ति के दो पक्ष होंगे। पहला तो क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया। दूसरा क्या हो गया? सामूहिक। यानी व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों को सौंपता है, समूह का सदस्य होने के नाते वो अपने अधिकारों को वापस भी ले लेता है। इसी प्रकार किंतु अधिकारों का यह समर्पण क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन क्या है? समाज के लिए करता है। इसलिए यह ध्यान रखोगे कि व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण, व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण किसको करता है? हमने प्राकृतिक अवस्था में किया था, व्यक्ति को नहीं वरन किसको करता है? समाज को। ठीक है? और समाज को समर्पण करता है और इस प्रकार संपूर्ण समाज का सदस्य होता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज
अधिकार सीमित नहीं होते। यानी क्या है, उसके अधिकारों में कोई कटौती नहीं होती, स्वतंत्रता में कोई कटौती नहीं होती, बल्कि उसके अधिकारों में वृद्धि होती है। समाज का सदस्य होने के नाते वह अपने सारे अधिकारों को वापस भी ले लेता है। इसके साथ ही उसमें जनहित के लिए कार्य करना और कर्तव्य पालन की स्वतंत्रता है। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं वरन जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। एक ये चीज याद रखना कि इसमें जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी तीसरा पॉइंट आप ये ध्यान में रखोगे, यानी क्या है, व्यक्ति अपने अधिकार क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं सौंपता बल्कि समाज को सौंपता है और समाज को वो जनहित कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी व्यक्ति में लोक कल्याण और जनहित की भावना का विकास होगा, ताकि क्या है, एक दूसरे के सहयोग से यानी कार्य करे और उनमें क्या है, परस्पर द्वेष और उसकी भावना, लूट खसोट की भावना खत्म हो जाए। इसके साथ ही हम आगे करेंगे, यानी समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। यानी हमने प्राकृतिक अवस्था में पढ़ा कि समझौते द्वारा क्या है, एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है जो कि एक आदर्श इच्छा होती है। उसके साथ ही यानी सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है, प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है और सामान्य इच्छा ही राज्य प्रभु शक्ति सब कुछ है। क्या कहोगे, सामान्य इच्छा ही, सामान्य इच्छा ही राज्य कह लो, प्रभु और संप्रभु है। यानी क्या है, सब कुछ है। सामान्य इच्छा का डिटेल में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन सामान्य इच्छा का ही बनता है। तो इस प्रकार सामान्य इच्छा क्या है, सबके आदर्श इच्छाओं का योग है और सामान्य इच्छा ही राज्य है, प्रभु है, संप्रभु है, यानी क्या है, सब कुछ है। इस प्रकार आगे हम करेंगे कि समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याय युक्त होती है। यानी क्या है, समझौते द्वारा हमारा एक ये पॉइंट सामने बनकर आता है कि सामान्य इच्छा क्या होती है, सदैव ही न्याय युक्त होती है। सामान्य इच्छा सदैव ही न्याय युक्त होती है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, न्याय युक्त, ठीक है, न्याय युक्त होती है। यानी क्या है, व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते यानी सामान्य इच्छा क्या हुई, आदर्श इच्छाओं का योग होने के साथ ही हमारे ये पॉइंट बनकर सामने आता है कि सामान्य इच्छा सदैव न्याय युक्त होती है, सबके हित के बारे में सोचती है और क्या है, यह आदर्श इच्छाओं का योग है। अगला पॉइंट हमारा आएगा, यानी यह सामाजिक इच्छा क्या है, मनुष्य की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देती है। वह क्या है कि जो कुछ मनुष्य समझौते से होता है, स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने के असीमित अधिकार, यानी वह जो कुछ होता है वह सामाजिक समझौते द्वारा स्वीकार करता है और राजनीतिक समझौते को नहीं। इस प्रकार यानी आज हमने यह मानव स्वभाव रूसो के अनुसार यानी मानव स्वभाव पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा भी रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचार, इस प्रकार कैसे वे उत्कृष्ट जंगली आदर्श वर्ग की उन्होंने संज्ञा दी है। उनके विचारों पर उनके दो ग्रंथों, यानी ये दो ग्रंथ आपको याद रखनी है कि कला तथा विज्ञान में यानी विशुद्ध विज्ञान ने नैतिकता भी ध्यान में रखोगे, नैतिकता के विकास में सहयोग दिया है या बाधक बने हैं। दूसरा क्या है, यानी असमानता की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, यानी इन दोनों ग्रंथों का प्रभाव क्या है, इसके रूसो के विचारों पर पढ़ा और उसने मानव स्वभाव के बारे में चर्चा की। फिर हमने प्राकृतिक अवस्था में पढ़ा, प्राकृतिक अवस्था में क्या सब कुछ सही चल रहा था, यानी संपत्ति का उदय हुआ, यानी संपत्ति रूपी सर्प ने यानी का उदय हो गया और उसने क्या है, मनुष्य की यानी सुख शांति को खत्म कर दिया और इससे क्या है, कुछ
अधिकार समाज को सौंप दिए। और समाज और सामान्य इच्छा का आप एक ही अर्थ ले सकते हो। और सामान्य इच्छा क्या थी? आदर्श इच्छाओं का योग, और समाज का सदस्य होने के नाते वह अपने सारे अधिकारों को वापस भी ले लेता है। इसके साथ क्या है? सामान्य इच्छा सदैव ही क्या होती है? न्याययुक्त होती है और व्यक्तियों के हित के बारे में ही सोचती है। इस प्रकार हमने ये समझौता सिद्धांत किया। और आगे हम यानी नेक्स्ट में करेंगे रूसो की अगला क्वेश्चन, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के